हेलो, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जो कवि हैं उनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय हम कह सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ था कौसानी उत्तराखंड में, और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। तो मृत्यु जो हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी, क्योंकि इनका जो कर्म क्षेत्र वह इलाहाबाद ही रहा था, और कर्म क्षेत्र जो कर्म भूमि थी वो इलाहाबाद थी, और कर्म क्षेत्र जो था वो था एक अध्यापक रहे, लेखक और एक कवि भी। विषय इनके थे गीत और कविताएं। गीत और कविताएं। भाषा इनकी हिंदी। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी छायावादी रचनाएं थी जो 1918 से 1943 तक इनकी जो रचनाएं थी वह छायावादी रचनाएं कहलाती हैं। छायावादी रचनाएं जैसे उच्छ्वास जो 1920 में रची गई थी, ग्रंथि, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन। फिर जो 1935 से लेकर के 1945 तक की जो इनकी रचनाएं हैं वह प्रगतिवादी रचनाएं कहलाती है। प्रगतिवादी रचनाएं थी, जिसमें है युगांत जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, और युगवाणी और ग्राम्या। युगांत, ग्राम्या और युगवाणी। और अरविंद दर्शन से भी इनकी रचनाएं जो प्रभावित थी वो थी उसमें 1946 से 1948। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। अंतश्चेतनावादी युग कहा जा सकता है, उसमें है इनकी रचनाएं स्वर्ण किरण, मानवतावादी आध्यात्मिक रचनाएं 1949 ईस्वी के जो बाद है वह, या नव मानवतावादी युग भी उसको कह सकते हैं, उसमें है इनकी रचना अंतिमा 1955 में, और वाणी चितंबरा ये 1957-58 में, और पतझड़ 1959 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, लोकायतन 1964 में एक महाकाव्य है। इसमें 2 खंड है और 7 अध्यायों में ये विभक्त है, लोकायतन। गीतहंस 1969 ईस्वी में, सत्यकाम यह भी एक महाकाव्य है 1975 ईस्वी में, पल्लविनी, स्वच्छंद, मुक्ति यज्ञ, युगांतर, तारापथ, मानसी, सौवर्ण, मेघनाद, वध, ये सब जो इनकी रचनाएं हैं वो मानवतावादी रचनाएं हैं, जिन्हें आध्यात्मिक रचनाएं भी कह सकते हैं। फिर ये जो युगपत 1949 ईस्वी में रची गई, चितंबरा 1958 में, और स्वच्छंद सन 2000 ईस्वी में रची गई थी। तो ये क्या है, काव्य नाटक या काव्य रूपक कह सकते हैं। काव्य नाटक।
काव्य रूपक, रूपक जो नाटक का ही एक भेद होता है, तो इसे काव्य रूपक या काव्य नाटक भी कह सकते हैं। फिर आत्मकथात्मक संस्करण भी लिखे थे इन्होंने, जो 60 वर्ष एक रेखांकन 1963 में, और आलोचना जो लिखी थी उन्होंने गद्य पद्य 1953 ईस्वी में, और शिल्प और दर्शन 1961 में, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी में लिखा गया था। 5 कहानियां भी इन्होंने लिखी, सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हार नामक एक उपन्यास इन्होंने लिखा था, हार। फिर कई रचनाएं अनुदित भी की थी उन्होंने, जैसे ये मधुज्वाल बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका, मधुज्वाल। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं उनका फारसी से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उमर खयाम की रुबाइयां का इन्होंने फारसी से हिंदी में अनुवाद किया था, फारसी से हिंदी अनुवाद। फिर खादी के फूल और सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन का एक संयुक्त काव्य संग्रह था, उसका नाम है खादी के फूल, जो हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर के इन्होंने लिखा था काव्य संग्रह। पंत के 100 पत्र नाम से 1970 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन का संकलन है ये, उन्होंने लिखा था ये पंत के 100 पत्र। और पत्रकारिता में भी 1938 में उन्होंने रूपाब नामक एक मासिक पत्र निकाला था, रूपाब 1938 में एक मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। 1960 में कला और बूढ़ा चांद जो इनकी रचना है उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्नीस सौ साठ में कला और बूढ़ा चांद जो इनकी रचना है उसके लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और 1961 में पद्म भूषण दिया था हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें मिला था। और 1968 में चिदंबरा जो इनकी रचना है उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और लोकायतन जो इनकी रचना थी उसके लिए सोवियत लैंड पुरस्कार इन्हें दिया गया था। पंत जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो गिरजे का घंटा जो कविता है वो 1916 में लिखी थी इन्होंने। वह सर्वप्रथम कविता थी पंत जी की, गिरजे का घंटा। और जो पल्लव रचना है उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो। और पंत की जो सर्वप्रथम छायावादी रचना है वह है उच्छ्वास, जो 1920 ईस्वी में लिखी गई थी। और युगांत रचना छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बतलाया है। तो पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अब ये भी सामान्य जानकारी का ही प्रश्न है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है।
छायावाद विष्णु पंत जी को कहा जाता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि सुमित्रा नंदन पंत को बतलाया है। तो रोला जो छंद है वो इनको सर्वप्रिय माना जाता है, पंत जी को रोला छंद। प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। महर्षि अरविंद द्वारा रचित जो भागवत जीवन है उससे ये इतने प्रभावित हो गए थे कि उनकी जीवन दशा ही बदल गई। इन्हें जो रावणार्यनुज भी कहा जा सकता है। ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं और मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही प्रारंभ कही जाती है। तो पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे और उनकी जो रचनाएं हैं प्रकृति की जो जादूगरी की जिस भाषा में अभियुक्त हुई है उसे पंत जो है चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा कहते हैं। इनकी रचनाओं में जो प्रकृति चित्रण है उसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति का जो वर्णन है उनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। प्रकृति की गोद में पैदा हुए, कहाँ? उत्तराखंड में, वहाँ प्राकृतिक दृश्य बड़े रमणीय हैं। तो प्रकृति की गोद में पैदा हुए पंत जी का प्रकृति से जन्म से ही नाता रहा है और पंत जी ने प्रकृति के दोनों रूपों, कोमल रूप व कठोर रूप पर काव्य रचा है। इन्होंने प्रकृति के कोमल रूप पर अधिक बल दिया है। तो प्रकृति को अपनी प्रेरक शक्ति को स्वीकार करते हुए कवि पंत ने लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण में मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। प्रकृति पंत के काव्य का क्षणिक तत्व नहीं है बल्कि एक स्थायी अंग है। पंत के लिए एक प्रकृति कोमल कल्पना है। उनके द्वारा किया गया प्रकृति का जो मानवीकरण है वह अप्रतिम है। प्रकृति पंत की सहचरी कही जाती है। रुग्णा जीवन बाला के रूप में प्रकृति का यह अध्ययन दिखाई देता है इस उदाहरण के माध्यम से कि जग के दुख दैन्य शयन पर वह रुग्णा जीवन बाला, रे कब से जाग रही वह आंसू नीरव की माला। तो आधुनिक काव्य की भूमिका में पंत जी ने लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिनका श्रेय मेरी जन्मभूमि प्रदेश को है, और मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जो पंत का जो प्रकृति चित्रण है उसकी ये विशेषता रही है कि उन्हें प्रकृति के कोमल और सुकुमार रूप ने ही अधिक मोहित किया और प्रकृति के जो सुंदर रूप है उन्होंने पंत जी को अधिक लुभाया है और पंत जी के काव्य में प्रकृति के सभी रूप उपलब्ध हैं। इन्होंने बादलों का जो वर्णन किया है और मुग्ध होकर के अपनी प्रकृति को प्रकट करते हैं, जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं, गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से भरे मेरे नयन। तो मानव नामक कविता में जीवन सौंदर्य की जो नूतनता है, उसकी जो भावना है, उसका उदय कवि ने अपने मन से इस प्रकार करना चाहा है। मेरे मन के मधुवन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ नव मुख का सुख बर जाओ। पंत जो गुंजन इनकी रचना है वहां तक तो जगत और प्रकृति से अपने सौंदर्य और आनंद का चुनाव करते हैं। युगांत में आकर वे सौंदर्य और आनंद जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहते हैं। तो कवि की जो सौंदर्य भावना है अब व्यापक होकर के मंगल भावन के रूप में परिणित हो जाती है। अब वह जगत और जीवन में कुछ सौंदर्य माधुर्य प्राप्त होता है उन्हें। पुराने जो जीर्ण शीर्ण को हटाने की आकांक्षा के साथ नवजीवन के सौंदर्य की भी आकांक्षा है। ये जो द्रुत जरो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है, हमने पढ़ी है पहले, उसकी कुछ पंक्तियां हैं।
कि द्रुत जरो जगत की जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हित ताप जब मधुवत भीत, तुम पितराग पड़ पुराचीन, झरे जाति कुल वर्ण, पर्ण धन अंध, नीड़ से रू रीति छन। तो युगवाणी में पंत जी ने जीवन जगत के चारों ओर पड़ने वाली प्रकृति की साधारण छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की जो अक्षय चींटी का कल्पनापूर्ण वर्णन पंत जी करते हैं। पंत जी के हृदय प्रसार का सुंदर चित्र दो मित्र से मिलता है, जहां उसमें एक टीले के पास खड़े दो पादप मित्रों को बड़ी मार्मिकता से देखा है। जैसे उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे मित्रों से हैं खड़े मौन से, मनोहर दोनों पादप सब वर्षा तप हुए साथ दो बड़े दीर्घ सुदृढ़। गुंजन में कवि जगजीवन के जो विस्तृत क्षेत्र है उसमें पदार्पण करता है, यानी कवि पंत कल्पना लोक को छोड़ करके यथार्थ की भूमि पर आ जाते हैं और यहीं से उन्हें उनके काव्य में प्रगतिवाद के आगमन की सूचना मिलती है। और ज्योत्सना नाट्य शैली में लिखित काव्य रचना है और यह वस्तुतः उनके जीवन संबंधी विचारों की पूंजी है। तो युगांत में धरती के गीत हैं। युगवाणी में कवि का प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है, वह मानव जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करने लगते हैं। और जो इनकी रचना है ग्राम्या, उसमें कवि भारत की जो आत्मा, गांवों को सजीव चित्र उपस्थित करना है। भारत की आत्मा किसे कहा जाता है? गांवों को। और गांवों की जो सजीव झांकी उन्होंने अपनी ग्राम्या रचना में प्रस्तुत की है। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, इसमें कवि चिंतनशील हो जाता है। और फिर जो पल्लव तक आते आते उनकी जो भाषा है, अलंकार है, छंद है, शब्द और भाव है, उनमें एक रस्ता, उनके विचारों में एक रास्ता दिखाई पड़ती है। तो पंत जी की भाषा के प्रयोग के स्तर पर अत्यधिक जागरूक रहे हैं। बादल एवं छाया, ऐसी कविता में केवल एक अद्भुत कल्पना के ही दर्शन होते हैं। परिवर्तन कविता में कवि की जो दार्शनिक चेतना है वह उद्दीप्त हो जाती है, जो एक तारा जैसी कविताओं में अधिक संयम और निखार के साथ व्यक्त हुई है। पंत जी की भाषा में सुकुमारता, कोमलता, मधुरता, नाद सौंदर्य आदि देखा जा सकता है। तो इनकी जो काव्य यात्रा है उसमें प्रगतिवादी युग है। युगांत से लेकर के ग्राम्य तक की जो कविताएं हैं उनमें कवि कल्पना से यथार्थ की ओर आता दिखाई देता है। तो युगांत कवि के काव्य जीवन के प्रथम युग की समाप्ति की सूचक है। और अब तक तो उन्होंने कल्पना लोक में रचनाएं करते थे, परंतु अब वे शिवम की चिंता में जनसाधारण के आसपास घूमते हैं। वे अनुभव करते हैं कि सुंदर है विहग सुगम सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम। तो इस युग में कवि की दृष्टि अत्यधिक मानवतावादी होती दिखाई देती है। और जो पंत जी की मार्क्सवाद, गांधीवाद, अरविंद दर्शन, इन सबको एक एक करके वह परखते नजर आते हैं। तो युगवाणी में इनका स्वर अत्यंत तीव्र है और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वो शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वे एक ऐसे युग का निर्माण करना चाहते थे जिसमें वर्गभेद न हो, समानता हो, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सभी के लिए आसान हो। और इन्होंने भले ही मार्क्सवाद का समर्थन किया, परंतु वे गांधी जी से भी प्रभावित रहे। सामूहिक विकास के लिए वे मार्क्सवाद और व्यक्तिक विकास के लिए गांधीवाद को आवश्यक मानते थे। और इनकी जो रचना ग्राम्य है उसमें ग्रामीण जीवन की सच्चाई का चित्रण इन्होंने किया है। जैसे वह ग्रामीण युवती, गांव के लड़के, वह बुढ़ा, ग्रामश्री आदि ग्रामीण संस्कृति को चित्रित करती है। तो इन्होंने इसकी हम कुछ पंक्तियां देखते हैं ग्राम्य की कि इटलाती आती ग्राम युवती, वह गज गति सर्प डगर पर, सरकाती पट खिसकाती लट, शर्माती झट, वह नमित दृष्टि से देख।
इस काल की जो कविताएं हैं वह थोड़ी अलग है, क्योंकि कल्पना के अपेक्षा वो वास्तविकता को चित्रित करती है। इसमें कल्पना का अभाव है। इनकी जो चितंबरा जो रचना है, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, वह भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पंत जी की जो काव्य यात्रा है वह अनवरत जारी रही। उनकी रचनाओं में विविधता है, और हरिवंश राय बच्चन ने पंत जी के बारे में कहा है कि जब सदियां बीत जाएगी और हिंद हिंद की एकता की भाषा होगी, तब ये सहज स्पष्ट होगा कि राष्ट्रभाषा का ये कवि सचमुच उस राष्ट्र का जनचारण था। तो इनकी जो भाषा है वह शुद्ध और परिमार्जित है। उनके लिए व्यावहारिक भाषा की शब्दों का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है, और व्यावहारिक भाषा में कविताओं की रचना भी की है। तो आज हमने सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ा। उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, किस युग की थी, उनको कौन से पुरस्कार मिले, वह कहाँ के थे, कहाँ पले बड़े, जन्मभूमि उनकी क्या थी, कर्मभूमि उनकी क्या रही। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।